हेलो फ्रेंड्स, मैं CPRMS के रिगार्डिंग यहाँ फॉर्म भरते कैसे हैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, ये फ़ोटो का मैंने बना रखा है, ये फ़ोटो है। तो यहाँ पे आप साइन कीजिएगा और यहाँ पे पर्सनल मैनेजर जो एरिया ऑफिस में होते हैं वो साइन करेंगे। यहाँ पे स्पाउस का, आपकी वाइफ है तो यहाँ पे डाल दीजिए। और यहाँ पे नॉमिनी आप किसी को भी बना सकते हैं। नेम लिख दीजिए। रिलेशनशिप विथ एक्स एम्प्लॉय, इनके साथ नॉमिनी का क्या रिलेशन है, तो आप फैमिली रिलेशन में कोई भी होगा, आप यहाँ पे आप उनका नाम दे सकते हो। सर्विस रिकॉर्ड में कुछ नाम होगा वही नाम दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख दीजिए। जेंडर यहाँ लिख दीजिए। पैन कार्ड का नंबर यहाँ लिख दीजिए तीनों का। आधार कार्ड का नंबर यहाँ लिख दीजिए। ब्रांच एंड बैंक ऑफ द नेम, बैंक का नाम यहाँ पे लिख दीजिए। बैंक अकाउंट नंबर, ये नीचे यहाँ पे तो बैंक का नाम लिखिएगा, यहाँ अकाउंट नंबर लिखिएगा, यहाँ पे IFSC कोड लिख दीजिएगा। तीनों का लिखना है। और यहाँ पे अकाउंट नंबर क्यों लिया जाता है तो जानते ही हैं, इनको 4 लाख और इनको 4 लाख, इन दोनों को 4 लाख मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। मेडिकल में आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, रिम्बर्स करा सकते हैं, कैशलेस भी ले सकते हैं। नॉमिनी को यहाँ कुछ नहीं मिलता है। इफ़ यहाँ इनका डेथ हो चुका है, इनका यहाँ डेथ हो चुका है तो सारा का सारा अमाउंट 8 लाख ये यूटिलाइज करेंगे मेडिकल में। मेडिकल मतलब कोई भी सर्जरी करानी है तो यहाँ पे ये स्पाउस पूरे 8 के 8 लाख रुपए ये यूज करेंगे। नॉमिनी को यहाँ अभी कुछ नहीं मिलेगा। इफ़ ये भी, इनका भी डेथ तो हो चुका है बाई चांस और ये भी डेथ हो गए हैं, तो इनका जो रिमेनिंग अमाउंट होगा और इनका जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, नॉमिनी को मिल जाएगा। तो यहाँ पे 4 लाख। अब देखिए ये लेट, यहाँ पे इनका डेथ हो चुका है और ये इनका मेडिकल कार्ड पहले बन चुका था और बीच में कभी डेथ हो चुका है, तो इनके पास जो अमाउंट बचा हुआ होगा वो इनको ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरह काम करता है सारा। एड्रेस लिख दीजिए, जो एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल ID। NEIS नंबर। NEIS का फुल फॉर्म होता है नॉन एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो इसका यूज नहीं होता है NEIS का बहुत जगह। इसको मैन नंबर बोलते हैं। मैन नंबर यहाँ लिख दीजिए। जो भी डेजिग्नेशन था आपका, किस पोस्ट पर थे, वो यहाँ लिख दीजिए। जिस कंपनी में आप थे, मतलब सब्सिडियरी, CIL के सब्सिडियरी जो भी है, ECL, BCCL, SCL, NCL, ये लोग सब्सिडियरी है, यही कंपनी है। इनका नाम लिखिए। जिस एरिया से, हाँ, जो पर्सनल मैनेजर GM लोग बैठते हैं तो ये एरिया उनका। और यूनिट का मतलब जिस कॉलियर में आप जॉब करते थे वो यहाँ पे। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, जिस दिन आपने अपॉइंटमेंट लिया था, जिस दिन सर्विस रिकॉर्ड में देखिएगा किस दिन अपॉइंटमेंट था, वो आप अपॉइंटमेंट डेट लिख दीजिए। डेट ऑफ सेपरेशन, जिस दिन रिटायर हुए थे वो डेट लिख दीजिए। और बेसिक पे जब रिटायर हुए थे तो उसी मंथ आपको पे स्लिप मिला होगा, और पे स्लिप में देखिएगा बेसिक पे क्या लिखा हुआ है, वो अमाउंट यहाँ लिख दीजिए। आप कंपनी से अलग हुए, मतलब कंपनी से सेपरेट हुए, अलग हुए, तो क्या रीज़न था? रिटायर हुए थे। जी हाँ, बहुत लोग मेनली तो रिटायर ही होते हैं। तो रिटायर हुए थे तो ये रिटायर में लिख दीजिए। इफ़ मेडिकली अनफिट थे तब रिटायर हो गए थे तो ये यहाँ पे लिख दीजिए। वॉलंटरी रिटायरमेंट लिए थे तो यहाँ लिख दीजिए। देखिए जो आपका है वो लिख दीजिए। डेथ हो चुका है तो डेथ लिख दीजिएगा। इफ़ आप रिटायरमेंट का मतलब क्या, आप अलग अलग होना, सेपरेट होना। डेथ भी हुआ, सेपरेट ही हो गए ना, तो डेथ आप, और इन दोनों में कुछ भी नहीं है, अदर्स में है तो वो लिख दीजिए यहाँ पे। अब देखिए स्पाउस भी, अब यहाँ पे बहुत अच्छा है, दोनों एक्स एम्प्लॉय और उनका स्पाउस, ये दोनों यदि काम करते हैं, तो इस केस में इनको 8 लाख और इनको 8 लाख अलग अलग मिलेगा। इनको भी 8 लाख मिलेगा और इनको भी 8 लाख मिलेगा। और स्पाउस है, हाँ, पैसे इनको भी 40,000 देना होगा और इनके लिए भी DD या फिर सैलरी से इनका भी 40,000 कटेगा या DD बनाना होगा। इफ़ दोनों काम करते हैं तो दोनों काम करते हैं तो इस केस में आप यहाँ पे टिक मारना पड़ेगा कि स्पाउस भी क्या, वो CIL या उसके सब्सिडियरी में
जॉब करती थी तो टिक यस, इफ़ नो तो नो। एक बार नो कर दिए तो फिर नील नील लिख दीजिए, यहाँ नील यहाँ नील। इफ़ हाँ करती थी यस करेंगे तो बताना होगा एग्जीक्यूटिव थी या नॉन एग्जीक्यूटिव थी, टिक मार दीजिए। इफ़ अभी भी जॉब कर रही है, आप रिटायर हो चुके हैं, एक्स एम्प्लॉय जो रिटायर हो चुके हैं और उसकी वाइफ अभी जॉब कर रही है, तो इस केस में अभी ऑन रोल हो तो ऑन रोल में यहाँ पे टिक मार दीजिए। इफ़ दोनों रिटायर हो चुके हैं तो यहाँ पे टिक मार दीजिए। और कंपनी तो देखिए, आप इनरोल है या रिटायर है तो कंपनी के साथ जुड़े हैं तो कंपनी का नाम और NEIS जो मेन नंबर है वो यहाँ पे लिख दीजिए। और इफ़ नो है तो नो, ये सब कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ नील नील लिख दीजिएगा। अब देखिए, ट्रांसफर्ड फ्रॉम CPRMS नॉन एग्जीक्यूटिव 2014 से पहले कोई थे, उनको 20,000 रुपया लगता था और उनका अमाउंट शायद 2 लाख या 2.5 लाख था, जो अब 4 लाख हो गया है। तो अब नए में आना चाहते हैं, वो 20,000 का DD एक्स्ट्रा में कटाएंगे एंड देन वो यस कर दीजिए एंड फॉर्म भरिए, उनको भी यहाँ पे इनरोल कर दिया जाएगा। दिव्यांग का मतलब क्या होता है? विकलांग, डिसेबल्ड पर्सन कोई तो होगा। तो जो एक्स एम्प्लॉय है, उनका कोई बच्चा है या कोई उनके बच्ची है, वही विकलांग है, तो जी हाँ, उनको अलग से इनका बेनिफिट, मेडिकल का बेनिफिट दिया जाएगा। अलग से 2 या 3 लाख हो सकता है, 2 लाख 2 या 2.5 लाख का मिलता है। इनको भी 20,000 इनको भी देना होता है अलग से। नंबर ऑफ़ दिव्यांग चिल्ड्रन यहाँ लिख दीजिए, कितने दिव्यांग चिल्ड्रन हैं, उनका नाम। नंबर ऑफ़ बेनिफिशियरी, तो बेनिफिशियरी में ये दोनों तो बेनिफिशियरी हैं ही, साथ में कोई दिव्यांग है तो वो भी बेनिफिशियरी हैं। तो दिव्यांग है तो 3 हो जाएंगे। इफ़ दिव्यांग नहीं है, कोई विकलांग नहीं है, तो 2 हो जाएंगे। इफ़ एक बंदे का डेथ हो चुका है, एक एक्स एम्प्लॉय डेथ हो चुका है, सिर्फ स्पाउस बची हुई है, तो यहाँ पे जो बेनिफिशियरी होगा वो 1 हो जाएगा। कंपनी फॉर क्लेमिंग बेनिफिट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CIL लिखेंगे तो कैशलेस का फैसिलिटी मिलता है, कैशलेस का फैसिलिटी CIL वालों को मिलता है। इफ़ यहाँ पे ECL, BCCL, NCL, SCCL, जो SCL, ये बहुत सारा सब्सिडियरी है, ये लोग को पता नहीं, मैं इसके बारे में अभी नहीं पता है कि उनको कैशलेस का भी फैसिलिटी स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है, बट अभी तक मुझे पता है नहीं हुआ है। तो आपकी मर्जी, आप कोलकाता नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि दोबारा आपको कोलकाता, ये सारे डॉक्यूमेंट आप अपने हेडक्वार्टर जमा करेंगे ही, साथ में कोलकाता भी जाना पड़ेगा। आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, वहाँ पे बताया हूँ, कोलकाता जाना पड़ता है, कोलकाता से फिर सारा काम कराना पड़ता है। तो वहाँ से कोलकाता से बनते ही ये कैशलेस बन जाएगा, ये पूरा फॉर्म एक कैशलेस हो जाता है। और आप नहीं, आप बस पर्सनल जो हेड ऑफिस जा रहे हैं, हेड ऑफिस में, तो हेड ऑफिस में जा रहे हैं तो आप वहाँ जमा दे दीजिए। तो हेड ऑफिस में जाते ही आपका कैशलेस तो नहीं होगा, वो आप बाद का चीज़ है कि क्या होगा नहीं होगा, मेरे को इतना आइडिया नहीं है। साइन कर दीजिए। इफ़ कोई थंब इम्प्रेशन देते हैं तो यहाँ थंब दे दीजिए और थंब में लिख दीजिए राइट है तो राइट हैंड किनका थंब इम्प्रेशन है, तो यहाँ थंब इम्प्रेशन में बताना है कि आखिर राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड है, यहाँ पे करिएगा दोनों। यहाँ सिग्नेचर नॉमिनी का, सबका सिग्नेचर डेट के साथ। फाइनेंस डिवीज़न, अब ये डॉक्यूमेंट जब आप पूरा भर लिए हैं, ये सारा भर लिए हैं, भरने के बाद ये इनका साइन हो चुका है। जब ये साइन हो जाएगा तो चले जाइए फाइनेंस डिवीज़न में, एरिया में ही, एरिया ऑफिस में ही फाइनेंस डिवीज़न होगा, वहाँ चले जाइए। देन वो चेक करेंगे कि आपका 40,000 रुपया जो इनके इसके लिए कटना है वो कट चुका है या नहीं कटा है। यदि कट चुका होगा तो ये यस कर देंगे। और मोड क्या है, यदि सैलरी से डिडक्ट हुआ होगा तो वो टिक कर देंगे सैलरी से। यदि डिमांड ड्राफ्ट बना होगा तो डिमांड, इफ़ आधा सैलरी से थोड़ा कटा है, डिमांड ड्राफ्ट से भी थोड़ा देना पड़ गया, तो फिर यहाँ पे बोथ, दोनों को यहाँ पे टिक मार के बोथ हो जाएगा। और DD का नंबर, ये DD दे रहे हो तो DD का नंबर, डेट ऑफ
डीडी अमाउंट ये सब सारा लिखना होता है। सिग्नेचर फाइनेंस डिवीज़न में फाइनेंस मैनेजर होंगे, वो सिग्नेचर उनका ही नाम होगा, उनका ही डेजिग्नेशन होगा। और ऑफिशियल सील एरिया ऑफिस में जो भी ऑफिशियल सील है ये, और ये सारे डॉक्यूमेंट जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उसको अटैच कीजिए यहाँ पर। और अब ये नहीं बताऊँगा क्या क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, आप जाइए, एक वीडियोज़ ऑलरेडी पड़ी हुई है CPRMS सैनिक के लिए, आप उसको देखिए, वहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सब कुछ मैंने एकदम अटैच कर दिया है, आप वहाँ देख लीजिए। तो वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वो अटैच कीजिए इसके साथ। एंड आपको पर्सनल डिवीज़न का मतलब आपको हेड क्वार्टर जाना होगा। हेड क्वार्टर का मतलब इफ़ आप ECL से हो तो सतोड़िया जाना पड़ता है, इफ़ आप BCCL से हो तो धनबाद या रांची, पता नहीं उनका क्या है, तो धनबाद या रांची जाना होगा। सिंगरौली, बहुत जिनका अपना अपना जानते ही होंगे कहाँ कहाँ उनका हेड क्वार्टर है, वहाँ जाना होगा। एंड सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दीजिए साथ में। ये जो भरा हुआ है ये 3 कॉपी आपको निकालनी है। तो आप जब जाओगे ये 3 कॉपी, और तीनों में फ़ोटो लगी होगी, और तीनों में साइन होगा, और तीनों में अटेस्टेड होगा, और तीनों में ये वाला काम ये तीनों में होगा। 3 कॉपी आपको करानी है। एंड 3 कॉपी, एंड ये तो वही करेंगे, हेड क्वार्टर में जो करना है उनको करेंगे। तो देखिए ये था फॉर्म भरने का तरीका, बहुत सिंपल है, छोटा सा फॉर्म है, थोड़ी भी दिक्कत नहीं है। बट मैं तो बोलूँगा इसमें काट छाट मत कीजिएगा बिल्कुल किसी भी तरह का, क्योंकि फॉर्म ए ही आपका मेडिकल कार्ड है, यही मेडिकल कार्ड है, मेडिकल कार्ड लिखा हुआ है, यही मेडिकल कार्ड रहेगा। तो इसमें कुछ गंदगी होगी, गंदा लिखा होगा तो फिर दिक्कत होती है बाद में। अब देखिए कोई दिव्यांग है, ऑलरेडी कोई एक दिव्यांग है, तो दिव्यांग का अलग से दिया हुआ है, उनका भी मेडिकल कार्ड बनता है, दिव्यांग है। तो देखिए दिव्यांग का ये हो जाता है, ये उनका फॉर्म बी भी आपको अटैच करना होगा। दिव्यांग है तो दिव्यांग का मतलब साफ साफ बोल दे रहा हूँ, डिसेबल्ड पर्सन, डिसेबिलिटी कुछ होगी बच्चे को, उसके बारे में ये बताया जा रहा है। और सेम वही सर हर चीज़ बता रखा हूँ, ये सारा वही सेम काम है। और जानते ही हैं कि आप डिसेबल्ड है आपका बच्चा, तो मेडिकल ऑफिसर से आपको साइन करानी होगी, आपको जाना होगा एरिया ऑफिस में। इफ़ कोई मेंबर बैठता है, डॉक्टर मेडिकल ऑफिसर होगा, तो वो साइन कर देगा, यहाँ पे आपको चेक करेगा वो सारा, एंड वो कर देगा फाइनेंस, क्योंकि दिव्यांग के लिए भी कुछ पैसे लगते हैं या फिर नहीं लगते हैं, ये आपको इफ़ दिव्यांग के लिए लगते हैं या नहीं लगते हैं, ज़रूर लगते हैं। तो दिव्यांग के लिए लगते हैं, यहाँ देखिए लिख दिया है कि फुल कंट्रीब्यूशन फॉर दिव्यांग रिसीव्ड, तो दिव्यांग के लिए 20,000 लगता है। इफ़ आप वो अमाउंट दे दिए हैं, डीडी बनाए हैं, तो डीडी का यहाँ अमाउंट, डेट सारा आप यहाँ पे लिखेंगे। ये फाइनेंस डिवीज़न ही करेंगे, उनका साइन, सिग्नेचर, ऑफिशियल सील, डेजिग्नेशन सारा होता है। एंड ये फिर सारा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स डालिए। एंड दोनों, ये दिव्यांग है तो ये दोनों फॉर्म साथ में, ये वाली जो फॉर्म है ये वाली, ये तो आपको ले ही जानी है। एंड साथ में दिव्यांग है तो ये वाला भी लेके चली जानी है। अब देखिए जो बहुत पहले रिटायर हो चुके हैं, बहुत ही पहले रिटायर हो चुके हैं, तो हाल फिलहाल में 4 अगस्त, शायद यही कुछ दिन पहले ही 4 अगस्त को एक मीटिंग हुई थी बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की। एंड उन्होंने मीटिंग में देखा होगा कि बहुत बंदे ऐसे हैं जो नॉलेज उनको नहीं है, तो वो इसमें इनरोल नहीं हो पाए हैं, तो उनको डेट एक्सटेंड करके बताया गया है 31 दिसंबर 2023। बहुत लंबा डेट डाला है उन्होंने, एंड बोला है कि 31/12/2023 के पहले आपको इनरोल हो जाना है, क्योंकि द डेट शैल नॉट बी एक्सटेंडेड एनी फर्दर, डेट आगे नहीं बढ़ेगी किसी भी कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में डेट आगे नहीं बढ़ेगी, तो आपको इनरोल हो जाना है। डेट यहाँ पे लिख दिया गया है, यहाँ पे डेट लिख दिया गया है 31/12/2023। और मेरा क्या ओपिनियन है, तो देखिए मेरा ये ओपिनियन है कि मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसमें इनरोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जो बहुत पहले रिटायर हो चुके हैं वो अपने गांव चले गए हैं। एंड ये किन के लिए है, तो नॉन एग्जीक्यूटिव का मतलब मजदूर आ जाते हैं, लेबर क्लास के लोग आ जाते हैं, जो इलिटरेट भी होते हैं,
पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो उनको नॉलेज कहाँ से मिलेगा, क्योंकि मैं खुद एरिया में देखा हूँ लिव इंगेजमेंट बोनस ये सब बहुत लोगों का बचा हुआ है। अभी भी मैंने 15-16 लोगों का ऐसा देखा था जिनका लिव इंगेजमेंट बचा हुआ है, 5 साल से 10 साल से बचा हुआ है वहाँ पे रुका। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे साइन लेते हैं, एरिया ऑफिस में साइन लेते हैं, क्लियरेंस कुछ करना होता है, कोई क्लियरेंस साइन होता है वहाँ पे, तब जाके लिव इंगेजमेंट आपकी प्रोसेस होती है फर्दर आगे। वो साइन ही नहीं किए हैं, वो आए ही नहीं है लेने के लिए। अब वो क्यों नहीं आए हैं? क्या उनको मन नहीं है लेने का? बिल्कुल मन है, बट वो जानते ही नहीं है कि उनका कुछ पैसा बचा हुआ है। देखिए होता क्या हुआ क्या होगा, मैं ये बताता हूँ। हुआ क्या होगा कि बहुत सारा अमाउंट उनको पीएफ का आ गया होगा, उनको ग्रेजुटी का पैसा आ गया होगा। तो जब इतने सारे अमाउंट जब आ गए होंगे उनके अकाउंट में, तो उनको लगा होगा कि मेरा सारा पैसा आ गया है, तो ये भूल गए। उनको लगा कि इतना ज़्यादा पैसा कभी देखे नहीं होते हैं। इतना पैसा जब आता है तो उनको लगता है लिव इंगेजमेंट भी आ चुका है, बट बहुत लोगों का लिव इंगेजमेंट बचा हुआ है। अब वो वही लोग हैं जो इलिटरेट है, पढ़े लिखे नहीं है, नॉलेज नहीं है, कभी नहीं आए हैं, दोबारा कभी पूछने एरिया ऑफिस में आए भी नहीं है कि यार मेरा क्या है नहीं है। वो एक बार चले गए तो चले गए अपना गांव अपने घर। तो ये है, मुझे ये लगता है कि CPRMS भी वो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि प्लेटफॉर्म क्या है, एक ही प्लेटफॉर्म है। इफ़ मैं अपलोड कर रहा हूँ ये वीडियो, तो यदि उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो अच्छी बात है, वो बना लेंगे। और इफ़ वो नहीं बना पाएंगे तो मुश्किल है, क्योंकि गैप है यहाँ पे, बहुत बड़ा गैप है। लिव इंगेजमेंट लेने नहीं आ रहे हैं तो वो CPRMS कैसे बना सकते हैं? और जब एक एरिया ऑफिस में 15 लोग हैं तो ECL के अंदर कितने एरिया है? ECL के अंदर कितने एरिया हैं? तो उसमें कितने बंदे होंगे? सबका बचा हुआ होगा लिव इंगेजमेंट। जब यही प्रोसेस, जब लिव इंगेजमेंट ही प्रोसेस नहीं हो रहा, तो फिर CPRMS मुश्किल है। मुझे नहीं लगता है कि बहुत लोग बना पाएंगे। फिर भी बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है। 31/12/2023 डेट है। जिनको जानते होंगे उनको बता दीजिएगा, ठीक है। मैंने जानबूझ के ये वीडियो लंबा बनाया है। जिनको देखना है वो देखेंगे, जिनको नहीं देखना है मत देखिएगा। मुझे कोई मतलब नहीं है। और इसमें मैं कोई एडिटिंग भी नहीं, कोई एडिट नहीं, एकदम रॉ होगा, बिल्कुल जिस तरह बनाया हूँ सेम इसी तरह अपलोड कर दूंगा। इसमें कोई काट छाट या किसी तरह का कोई कट नहीं होगा, सेम ऐसा होगा। थैंक यू, ओके, बाय।